बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिख सकते हो। आवाज कैसे आ रही है यार? इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखोगे कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन लूप इज गिवन बाय 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 वेबर। कुछ भी ऐसे बना देगा यहाँ पे। कुछ भी ऐसे बना देगा। आंसर चाहिए भाई कम से कम 15 लोगों से, कम से कम हो जाएगा। अब डिपेंड भी करता है कि ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि लूप ऐसा मान लो बना दिया यहाँ से ए टू बी। मान लो दो क्वेश्चन ऐसे, दो ऑप्शन ऐसे दे देता 3.2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम बी टू ए। समझ में आ रही बात? तो कैसे किधर जा रही होगी करंट बताओ। अब ये फ्लक्स तो टाइम के साथ बढ़ रहा है भाई, फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश कर रही है। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, बाहर के लिए तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, मतलब बी टू ए 3.2 एम्पियर फ्रॉम बी टू ए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और ऑप्शन दे देगा 3.2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। समझ आ रही बात? बोलो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया है भाई। इसमें कुछ भी नहीं करना था, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो सीधे सीधे डी फाइव बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट किए आ गया 60 - 2। हमको चाहिए करंट, करंट हो जाएगा ई अपॉन आर। 60 - 2 अपॉन रेजिस्टेंस दे रखा है 5। किस टाइम पे चाहिए करंट? चाहिए हमको t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। तो t इज इक्वल टू 3 वैल्यू डालो, 6 3 18 माइनस 2, 16/5, 5 3 15। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या, ये फ्लक्स जो है टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है, फ्लक्स इससे बढ़ता चला जाएगा तो इंड्यूस करंट ऐसी फ्लो होगी कि इस फ्लक्स के बढ़ने का क्या करे, अपोज करे। तो घटाने के लिए अपनी मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगी, बाहर की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए करंट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर बोलेगा इस ए बी, ऐसा नाम दे दिया उसमें ए और बी, इसमें कहां से इधर, इधर से इधर आ रही होगी कि बी टू ए आ रही होगी, तो बी टू ए आ रही होगी। क्लियर है बात? चलो, तो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो। इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट वो है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, कल वो जो ट्रायंगल वाला किया वो अच्छा क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन था, बट वो नीट में आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1% होगी। ये क्वेश्चन आसान है बट ये नीट में आए इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। At any time the magnetic field passing through a circular loop of radius 1 meter, at any time magnetic field passing through a circular loop of radius 1 meter is 0.5 Tesla. If in 0.2 seconds magnetic field reduced, या इसको 10 सेंटीमीटर करो, 10 सेंटीमीटर करो। If in 0.2 second magnetic field reduced to zero, if in 0.2 second magnetic field reduced to zero, calculate the magnitude of induced EMF। एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Anytime magnetic field is passing through a circular loop, passing
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप। ये देखो इधर, देखो इधर हो गया भाई, तुम लोग तो इसी क्वेश्चन में अटक गए। क्या दिया हुआ है? एट एनी टाइम, किसी भी समय पे मैग्नेटिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मान लो ये लूप है। अब लूप मतलब ये तो पूरा सॉलिड है, बट इस टाइप से लूप होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर टू द लूप, बट एरिया वेक्टर के किधर रहेगी? पैरेलल रहेगी। थीटा 0 हो गया। किसी समय पे तो 0.5 टेस्ला है, तो B1 मुझको दे दिया 0.5 टेस्ला। और रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 मीटर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। इफ इन 0.2 सेकेंड डेल्टा टी मुझको दे दिया 0.2 सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड घट रही होगी। अच्छा, यहाँ पे और लिखता, एक और लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज तुमको दिखाई देगी। एट अ कांस्टेंट रेट, एट अ कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड घटी 0.5 से 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 ऐसे करके 0 कैसे भी आई होगी। 0.5 से 0 आई किसी कांस्टेंट रेट से घटते हुए, बट इन सब में समय लगा कितना? 0.2 सेकेंड। ठीक। हमको निकालना है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो भाई ई क्या आ जाएगा? एरिया में चेंज हो रहा है क्या? पहले मैं लिखूंगा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ठीक, माइनस भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, साफ साफ पता चल रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फाइव में लिखूंगा बी इंटू ए, तो क्या एरिया में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, एरिया बाहर आ गया। यहाँ पे आ गया डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर का स्क्वायर। तो पाई इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -2। बोलो, इसमें किसी कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा बी क्या? फाइनली मैग्नेटिक फील्ड हो रही 0। शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड थी 0.5, और टाइम कितना लगा इसमें? 0.2। ये आ गया पाई इंटू 10 की पावर -2, और ये आ गया, अब माइनस यहाँ पे लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। अब ये चाहे तो 2.5 को तुम 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 10 की पावर इंटू 10 की पावर-2। अब ये 2.5 इंटू 3 7.5 चला जाएगा, तो 7.5 से भी थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 0.4 है, और 10 की पावर-2 तो 0.07 या 0.08 ऐसा करके कुछ आना चाहिए। ये कैलकुलेशन तुम घर पे करोगे तो मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो 0.07 या फिर 8 ऐसा कुछ, 7, और जो भी है, इसके आगे अपना तुम 7 8 कुछ भी देख लेना, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वोल्ट। ठीक है, जो भी आ रहा होगा, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। इस तरीके से मैंने डेटा अपने आप से यहाँ पे बनाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कुछ भी लगाओगे, एलएस लगाओगे, पीवाईक्यू लगाओगे, तो तुमको दिखेगा ही दिखेगा इस रेट्स, इस टाइप का क्वेश्चन। ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग 50 टन्स ऑफ रेडियस रेडियस कुछ भी बोल दो, 10 मिलीमीटर बोल दिया, चलो। A constant magnetic field of 3 Tesla is passing perpendicular to the plane of circular loop carrying 50 tons of radius 10 millimeter. If the radius starts, if the radius starts reducing at a rate of at a rate of 2 millimeter per second, if the radius it starts reducing at a rate of 2 millimeter per second, ठीक है? Calculate
कैलकुलेट इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी? 3 टेस्ला। कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन इसका है नहीं। इट इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप ऐसा है, इससे परपेंडिकुलर जा रही, तो एरिया वेक्टर के तो पैरेलल रहेगी, फ्लक्स तो पास हो रही। कैरिंग एन टर्न्स, एन का कुछ ध्यान रखे कि नहीं रखे? रखे। चलो, ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया? 10 मिलीमीटर, मतलब 10 × 10⁻³ मतलब 10⁻²मीटर। चलो, इफ द रेडियस स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एट अ रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, रेडियस क्या करने लगा? घटने लगा। किस रेट से? dr/dt मुझको दे रखा है कितना? 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आया भाई, dr/dt दिया हुआ है। मुझको चाहिए ईएमएफ। ईएमएफ को लिखूंगा मैं d5/dt, चाहे तो माइनस लिखो, मैग्नीट्यूड से मतलब है। dr/dt घट रहा है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। फ्लक्स को क्या लिखोगे? एन इंटू बी इंटू ए, यही लिखोगे। एन भी बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे d/dt ऑफ ए। ए मतलब जब रेडियस घट रहा तो एरिया घट रहा होगा ओवरऑल। एन बी और थीटा हमने देख ही लिया, थीटा में तो कोई चेंज है नहीं, थीटा फिक्स है, cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो गलती हुई होगी, यही हुई होगी। यहाँ पे एरिया को मैं लिखूंगा, सर्कुलर लूप है तो ये हो जाएगा πr²। इधर देखना भाई, यहीं पे गलती हुई है इसी स्टेप में, अगर जिससे हुई है तो एन बी, और या फिर तो कैलकुलेशन में आगे गलत किए होगे। पाई बाहर आ गया, d/dt ऑफ r²। रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। देखो भाई, कोई भी डिफरेंशिएशन करते हैं, पता नहीं कैसा है तुम लोगों की बेसिक चीजें भी नहीं याद होती, कुछ चीजें जो हर चैप्टर में यूज होती है भाई, ये तो पता होना चाहिए। d/dx ऑफ x² सबको पता है भाई, 2x होगा। लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पे भी x दे रखा है, यहाँ पे भी x दे रखा है, सेम वेरिएबल से। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं d/dt ऑफ x², ये डायरेक्ट 2x में नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स ही अलग अलग है। जब ये डिफरेंशिएशन होता है तो जो वेरिएबल यहाँ पे चाहिए वही वेरिएबल यहाँ पे चाहिए। अगर वो वेरिएबल मुझे यहाँ पे लाना है तो मैं यहाँ पे भी x लाऊंगा, dx लाना की कोशिश करूंगा, ऐसे ही तो ला नहीं सकता। तो dx इधर लाया हूं तो dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये dt यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये अब इसका मैं आराम से लिख सकता हूँ 2x, और ये आ जाएगा dx/dt। उसी तरीके से यहाँ पे d/dt ऑफ r² है। ये r वेरिएबल अलग है, टाइम, ये तो टाइम है और वो r है। डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे यहाँ नीचे भी r ही चाहिए, एन बी पाई। ये हो जाएगा d/r² ऑफ dr, और dr इधर लाए तो इधर dr मल्टीप्लाई होगा, dt पहले से नीचे था। ये हो जाएगा r² को तो 2r कोई भी करेगा, 2n/b/r। और dr/dt हमको गिवन है भाई, किस रेट से रेडियस चेंज हो रहा है, ये हमको गिवन था, dr/dt गिवन था। समझ में आई बात? अब क्या वैल्यूज पुट करनी है? टू हमको पता ही है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 50, बी कितना है 3, पाई की वैल्यू चलो ऐसे ही रखते हैं, आर कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 10⁻², और dr/dt कितना है 2 × 10⁻⁻, यही कैलकुलेट करना है। ये आ गया मेरा 50 × 2, 50 × 2 कितना हो गया 100, 100 10⁻² होगा, और ये हो जाएगा 10⁻², खत्म हो गया। 3 × 2 = 6, 6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ 6 4 = 24, 1.9 इंटू 10⁻² वोल्ट। हाँ, 18.82 इंटू 10⁻, अच्छा, आप एक मिनट, 6 4 = 24 रहेगा ना।
देख लेना, बाकी तो सही है। ये हमने वैसे भी अप्रोक्सीमेट करके 1.9 कर दिया इसको, और 10 की पावर -2 कर दिया। देखो सही है क्योंकि गलती कर दी, सही है ना? ये कुछ आ रहा है, इसका यहाँ तक भी सही था तो ठीक ही था। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी क्योंकि यही अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर की हमारे थ्योरी के यही यूज होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोग सारे क्वेश्चन में आइदर बी को वेरी करा रहे थे या तो फिर ए को वेरी करा रहे थे, ठीक। अभी देखो एक तीसरे तरीके का प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, चलें आगे। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बाद में लिखूंगा, पहले मैं तुमको सिनेरियो समझा रहा हूं क्या है। सर्कुलर लूप है ये। इस एक्सिस के अबाउट इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जा रहा है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। हर बार क्रॉस ही मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं, डॉट मैग्नेटिक फील्ड ले ली। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है, इसीलिए मैं ये लेकर के आया था। यहाँ पे ऐसे लूप रखा है। अब ये सॉलिड है ऐसा मत मानो, सॉलिड नहीं है एक्चुअली में। जो हमारा क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे कोई रिंग है एक्चुअली में, रिंग है ना, कोई लूप मतलब रिंग। इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घुमाया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस तरफ है, ऐसे बाहर निकली हुई। शुरुआत शुरुआत में हमेशा तो ऐसे नहीं रहने वाली, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे रहने वाली, बट ये जब यहां चला जाएगा एरिया वेक्टर इधर चला गया, बट मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसी है। कुछ देर बाद एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, तो उस समय फ्लक्स जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि उस समय तो कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जाएगी ही नहीं। फिर ये इधर घूम जाएगा, फिर इधर घूम जाएगा, तो फ्लक्स निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर ऐसे घूमेगा, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा। इस तरीके से घूमता जा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या इस बार लूप का एरिया चेंज हो रहा? क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही टाइम के साथ? क्या चेंज हो रहा? थीटा चेंज हो रहा। ठीक, तो तीसरे तरीके का क्वेश्चन जिसमें बी भी नहीं चेंज हो रहा, बी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, बट दोनों मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही प्रिंसिपल है अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर का। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का यही प्रिंसिपल है। उसमें यही होता है, एक लूप रखते हैं जिसमें वो बोल लेते हैं टरबाइन घुमाने का काम, इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं और वो घूमेगा तो क्या होगा, एरिया वेक्टर ही तो चेंज होगा। समझ में आई बात? बी भी कांस्टेंट होता है, ए भी कांस्टेंट होता है, बट थीटा चेंज होता है। चलो इसको आराम से समझते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसे रहेगी, ये सर्कुलर लूप इज रोटेटिंग, a circular loop is rotating with a constant angular velocity omega about the diameter of loop. Calculate induced EMF and induced current as a function of time. As a function of time. थ्योरी भी है तुम्हारी यही, ये क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहा हूं तुमको, है एक्चुअली में थ्योरी है। ठीक है, तो इसको तुमको क्वेश्चन के तरीके भी ट्रीट करना है, इसको पढ़ के जाना है, स्किप नहीं करना है। ठीक, अबाउट द डायमीटर का मतलब भी तुमको समझ आ जाना चाहिए कि डायमीटर के अलॉन्ग कोई एक्सिस जा रही है, डायमीटर के अलॉन्ग कोई एक्सिस जा रही है, ऐसे घूम रहा है। इस लूप का रेडियस हम लोग मान लेते हैं, चलो या एरिया ही लेके चलेंगे, रेडियस मानने की जरूरत नहीं, इसका एरिया मान लेंगे ए। ए तो फिक्स ही है तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। बी भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, व्हाट इज वेरिंग इज थीटा। तो भाई फ्लक्स को मैं तो ऐसा लिख सकता हूं, बी ए कॉस ऑफ थीटा। हाँ, थीटा, थीटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है और मुझे थीटा गिवन ही नहीं, मुझे गिवन ओमेगा है। क्या करूं भाई, बी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, सॉरी सॉरी, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, थीटा इज वेरिंग विद टाइम। थीटा को लिखूंगा ओमेगा इंटू टी, थीटा लिखूंगा ओमेगा इंटू टी। पक्का? पक्का, वेरी गुड।
तो मुझे लिखना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, क्योंकि टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, ये लिखा होगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा भी नहीं चेंज हो रहा। अब रितेश क्या हो गया, सही है सब, कोई दिक्कत? चल, ओमेगा भी कांस्टेंट है, मान लो कैसा, फ्रीक्वेंसी मान लो दे दी 50 रेडियन पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड, फिक्स, कोई चेंज नहीं। बट व्हाट इज चेंजिंग इज, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा थीटा भी चेंज होता चला जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो मुझे इसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, पाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा इंटू टी। चलो बस थोड़ा सा इमेजिनेशन करते हैं। शुरुआत शुरुआत में लूप भी ऐसा रखा है, एरिया वेक्टर भी ऐसे है, बी भी ऐसे ही है। शुरुआत में थीटा 0 है, फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है, जैसे जैसे इधर जाएगा फ्लक्स घटता चला जाएगा, घटते 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 एक समय थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, फ्लक्स हो जाएगा 0। ऑब्वियस बात है इस समय सारी फील्ड लाइन बाहर आ रही है। तो इधर को गए तो थीटा फिर से कुछ फ्लक्स नॉन जीरो होने लगेगा, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा 180, ठीक। तो थीटा 180 तो फ्लक्स उतना ही निगेटिव में हो जाएगा, देन अगेन फ्लक्स घटना शुरू होते 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 जीरो पे आएगा, फिर पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, एज ए रिजल्ट एक करंट आएगा। क्लियर है? बट इस बात ध्यान देने वाली बात है, ना तो बी चेंज हो रहा ना तो ए चेंज हो रहा, चेंज होने वाला है थीटा, एंगल चेंज हो रहा है। हर केस में अभी तक क्या हो रहा था चेक कर लो, हर केस में हम लोग कॉस के एंगल को तो कभी कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, हर बार कॉस जीरो ही ले रहे थे, ठीक। जैसे लूप इधर प्लेन में पड़ा रहता था तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही रह रही थी उसके, सारे क्वेश्चन में अभी तक यही किया, सारे क्वेश्चन में अभी तक यही किया। तो ईएमएफ क्या आ जाएगा भाई, ईएमएफ आ जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी, ए कांस्टेंट है, रुक जाना फिर अभी पूछता हूं, जिससे पूछूंगा बस वही बोलेगा। कुछ याद हो अगर तुमको, इधर 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 देखो, इधर कुछ याद हो तुमको एसएचएम का, तो एसएचएम में एक्स होता था ऐसा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी टाइप का, तो वेलोसिटी हम निकालते थे डी एक्स बाई डी टी से, तो भाई ए तो कांस्टेंट होता था, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आता था, कॉस ओमेगा टी तो रहेगा ही, फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ ओमेगा आएगा, आता था नहीं आता था। अगर मैं तुमसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तुम कहोगे कॉस एक्स, मैं तुमसे कहूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, दैट वुड बी 3 cos 3x। पहले मैंने बताया था, पहले भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, फिर उसके एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी का जब करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी आ जाता था, तुम लिख देते थे एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सिंस एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एसएचएम की इक्वेशन है, तो सब बोलते थे ये सारी बातें। उसी टाइप का, बिल्कुल उसी टाइप का तो है ये भाई ओमेगा टी, जान के मैं एसएचएम का एग्जांपल ले रहा हूँ, जान के ही ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ ऑसिलेशन तो नहीं होगा बट पीरियोडिसिटी आएगी। हर ऑसिलेटरी फंक्शन पीरियोडिक तो होता ही है ना अगर डैम्पिंग नहीं है तो, बट हर पीरियोडिक फंक्शन ऑसिलेटरी नहीं है, बट हर ऑसिलेटरी फंक्शन पीरियोडिक तो है ही, हर एक पीरियड फिक्स्ड पीरियड के बाद अपने आप को मोशन रिपीट करता होता है। यहाँ भी कुछ उसी टाइप का दिख रहा है, देखो लास्ट में निकल करके आएगा, तो यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे तो माइनस बी ए, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन रह जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी पहले आ गया, फिर जब इस ओमेगा टी का करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। समझ में आ रही बात? हाँ भाई क्या बता रहे हो, बोलो क्या बता रहे हो, ओमेगा स्क्वायर क्या बोला तू, कहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा भाई? तो दो बार डिफरेंशिएट करते थे भाई, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अच्छा तुम बता रहे थे, बिना पूछे उसको बताने लगे, रुक जाओ मत बताओ भाई, गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करोगे, ठीक। अच्छा ये भी मान लेते हैं कि इसका एन टर्न्स है, एन टर्न्स भी है इस पर, ठीक, थोड़ा बिल्कुल ही, तो फ्लक्स हमारा एन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक एन आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एन आ जाएगा। तो जरा ईएमएफ को ध्यान से देखो, ईएमएफ को ध्यान से देखो, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, टाइम का फंक्शन तो है, हाँ, फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज हो रहा था, ईएमएफ भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बट बहुत एक अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है, साइनोसॉइडल फंक्शन आ गया भाई,
साइनोसॉइडल फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, समझ में आ रही बात? मतलब जो ईएमएफ होगा अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा होगा हर 2 पाई इंटरवल के बाद, मिनिमम पे रहेगा, मैक्सिमम पे रहेगा, फिर निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पे आएगा, फिर इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पे आएगा, फिर मिनिमम पे, फिर जीरो पे, फिर निगेटिव में मिनिमम, फिर जीरो। इस तरीके से चलता जाएगा ईएमएफ। ऐसे ही वोल्टेज को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो हमारे घरों में आता है। समझ में आई बात? ये डीसी नहीं है, ये डायरेक्ट करंट नहीं है जो अभी तक हम लोग पढ़ते थे, बैटरी लगा देते थे, वो अगर 5 वोल्ट की है तो हमेशा 5 वोल्ट ही देगा। वो हमारे घरों में नहीं आता है, वो इस सेल में लगा होगा। ये हमारे मोबाइल की बैटरी है डीसी, वो डायरेक्ट करंट देती है। उसके में जो बैटरी लगी 5 वोल्ट की मान लो, तो हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगी, उस चेंज नहीं होगी। ये जो सेल खरीद के लगा के रखा है माइक सभी जो बोल रहे हैं, ये डीसी है। घर में हमारे इन्वर्टर लगा रहता है, इन्वर्टर लगा रहता है, उसमें बैटरी होती है, बैटरी चार्ज करते हैं। हाँ, बैटरी चार्ज करते हैं, तो वो जो बैटरी होती है वो भी डीसी बैटरी है, मतलब डीसी वोल्टेज सप्लाई करती है। इन्वर्टर का काम क्या है? इन्वर्टर क्यों लगाते हैं? बैटरी खरीद के लाते हैं, बैटरी से ही काम हो जाना चाहिए ना। वेरी गुड। इन्वर्टर काम करता है उसी डीसी करंट को जो हमारी बैटरी खरीद के लाए बड़ी सी। हाँ, उसमें तो जब तक लाइट आ रही तब तक बैटरी चार्ज कर दी है हम लोग, बैटरी चार्ज कर दी है। बट दिक्कत ये है कि जब लाइट कट गई और जब वो, अब हमें बैटरी से खुद वर्क करवाना है, मतलब बैटरी से करंट लेनी है, लेकिन बैटरी करंट देगी डीसी में। लेकिन हमारे घर के अप्लायंसेस चलते हैं एसी में, फैन चलता है एसी पे, लाइट चलती है एसी पे, अल्टरनेटिंग करंट पे। इसीलिए इन्वर्टर लगवाया है। इन्वर्टर क्या कर देगा? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देगा। समझ में आई बात? एक होता है इन्वर्टर, एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कहां लगा रहेगा? तुम्हारे मोबाइल के चार्जर में। मोबाइल का चार्जर लगा दिए, मोबाइल का चार्जर में करंट आ रही है एसी, तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है डीसी में, तो क्या कर रहा है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया और तुम्हारी बैटरी, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है। समझ में आई बात? तो ये जो है ईएमएफ बहुत स्पेशल काइंड का ईएमएफ हमको दिख रहा है। ये ऐसा वोल्टेज दिख रहा है जो साइनोसॉइडल है, जो समय के साथ चेंज होता जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है। यही हमारे घरों में आता है, यही हमारे घरों में आता है। तो सर घर में तो हम सुनते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। सुने हो कि कभी नहीं सुने हो घर में कितने की सप्लाई आ रहे हैं? 220 वोल्ट की। तो सर कांस्टेंट हो गया, तो डीसी वोल्ट है। डीसी नहीं है, वो वीआरएमएस बताया जा रहा है। आरएमएस वैल्यू बताई जा रही है वोल्टेज की। ये हम लोग सब समझेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में। अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है जानना। हाँ, आरएमएस, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, सुने हुए हो तुम लोग केटीजी में, केटीजी में। ठीक, तो वही वी आरएमएस है, वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज की वैल्यू है। अच्छा, वहां भी वही होता था, जरा ध्यान से सोचो। आरएमएस वैल्यू क्या होती थी? वेलोसिटी की निकाली थी वहां पे। वी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते थे ना। क्यों निकालते थे? क्योंकि हर एक पार्टिकल, गैस पार्टिकल की स्पीड अलग 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 है। हाँ, सबकी स्पीड कुछ अलग, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। उसके लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए थी कि जिससे मैं सबको डिनोट कर सकूं, तो ऐसी 3 वैल्यू थी, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और आरएमएस। इसी तरीके से वोल्टेज की भी अलग अलग वैल्यू है समय के साथ, लेकिन उस वोल्टेज के लिए मुझे एक वैल्यू अगर बोलनी हो तो मैं आरएमएस वैल्यू। समझ में आई? वही है 220 वोल्ट। इसका ये मतलब तो नहीं होता था कि अगर वी आर एम एस आ गया 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड तो सारे पार्टिकल 2 × 10⁻³ से ही चलना है, ऐसा तो मतलब नहीं है उसका। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है, हर पार्टिकल तो अपने अलग अलग स्पीड से ही चल रहा है। ऐसे वोल्टेज भी समय के साथ चेंज हो रहा है, बट उसके लिए एक वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ जिसको मैं आरएमएस वैल्यू बोलता हूँ। चलो, तो एक स्पेशल टाइप का ईएमएफ है, इसलिए इतनी बातें करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना ही इसी को पढ़ने में जाएगा, पूरा नेक्स्ट चैप्टर ही इसी को पढ़ने में जाएगा। करंट निकालना है, करंट निकालना है तो क्या करूंगा? ईएमएफ आई अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा बाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अरे भाई, ये जो करंट भी है ये भी साइनोसॉइडल है, मतलब अपना टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगी और डायरेक्शन भी चेंज करेगी। इसी को तो अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। 9th-10th में भी हम लोग पढ़ते हैं कि डायरेक्ट करंट वो है जिसका मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट वो है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। अरे भाई, साइन के साथ लगा हुआ है तो टाइम के साथ साइन की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो एक ऐसी करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, इस एन, ये एन कांस्टेंट है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया ऑफ लूप कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट,
ये सारी चीज कांस्टेंट, इसको मैं एक ई नॉट बोल देता हूं। ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इससे ज्यादा वैल्यू है कि नहीं? दिस इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड इक्वेशन में लिख देते हैं। इस ई नॉट की वैल्यू है एन बी ए ओमेगा। उसी तरीके से सेम बात है करंट के लिए, एन बी ए ओमेगा बाई आर। इसको आई नॉट बोल देता हूँ। आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। कब होगी भाई? जब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? आई नॉट साइन ओमेगा टी जनरलाइज तुम ऐसे लिख सकते हो। और आई नॉट की वैल्यू है एन बी ए ओमेगा बाई आर। कोई ऐसी इक्वेशन देके पूछ ले कि मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, वो हो रही होगी एन बी ए ओमेगा बाई आर। कब? जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब ओमेगा टी 90 डिग्री पे रहेगा। क्लियर है बात? चलो इतना नोट करो, फिर आगे ग्राफ प्लॉट करते हैं, थोड़ा सा और बात समझाते हैं इसके बारे में। हाँ, तो जरा फ्लक्स वर्सेस टाइम, ईएमएफ वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ईएमएफ वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम तो वैसे सेम ही ग्राफ बनेगा, दोनों साइन का ही ग्राफ है। फ्लक्स वर्सेस टाइम और ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ थोड़ा देखते हैं। देखो वो कॉस में है। जब फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ मिनिमम है, क्योंकि जब कॉस मैक्सिमम होता है तो साइन मिनिमम होता है। जब फ्लक्स मिनिमम है उस समय करंट मैक्सिमम है या फिर ईएमएफ मैक्सिमम। बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना देंगे। ऐसे ग्राफ तो हमने बहुत बना के रखे हैं। हो गया ये? फाई वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर मैं बनाने चलूं तो फाई क्या होगा? अच्छा, फाई को भी क्या लिखा था यहाँ पे? एन बी ए कॉस ओमेगा टी ना। इसको फाई नॉट बोल दो, क्या करोगे? फाई नॉट बोल दो। एन बी ए मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। कब होगी? इस सिचुएशन में, हमारे केस में जैसे मैग्नेटिक फील्ड थी, इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। इसमें मिनिमम, फिर मैक्सिमम निगेटिव डायरेक्शन में, फिर मिनिमम, फिर वही रिपीट होने लगा। फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। समझ में आ रही बात? ऐसा कोई फंक्शन कॉस ही तो है जो अपनी एक बार पूरा वैल्यू लेने के बाद फिर से रिपीट होता है। मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। सा ग्राफ का कर्व हमने देखा था, किसके लिए आया था? अगर एक्स साइन लिया था तो वेलोसिटी कॉस का बनता था, एक्सेलेरेशन फिर से साइन का बन जाता था, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये बात समझ में आ रही? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की कितनी है भाई? एन बी ए। यही है, यही है तो भाई। अच्छा, दिस इज फाइव वर्सेस टाइम। नीचे अगर ईएमएफ वर्सेस टाइम बनाऊं मैं, करंट वर्सेस टाइम भी वैसा ही बनेगा कि करंट वर्सेस टाइम बना? करंट वर्सेस टाइम बना देता। अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा बोलते हैं हम लोग, ईएमएफ कम बोलते हैं। तो जब फाइव मैक्सिमम था तो करंट मिनिमम था, क्योंकि साइन का ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ बनेगा तो इसको जरा मैं ऐसे कनेक्ट कर लूं। जब फ्लक्स मिनिमम हुआ तो फाई क्या हुआ? सॉरी, करंट क्या हुआ? मैक्सिमम। फ्लक्स मिनिमम कब हुआ भाई? 90 डिग्री पर। कब हुआ? 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू तो क्या हो जाती है? बी ए ओमेगा बाई आर। उसके बाद, उसके बाद ये तो 90 डिग्री की कहानी हो गई, पाई बाई 2 की। उसके बाद आ गए पाई पे, 180 डिग्री पे आ गए पाई पे। पाई पे क्या हुआ? फ्लक्स जो हुआ मिनिमम हो गया। फ्लक्स जो हुआ क्या हुआ? मिनिमम। कैसे? यहां से शुरू होकर 180 यहां पे आ गया, फ्लक्स हो गया मिनिमम। और फ्लक्स हो गया मिनिमम तो निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए तो करंट फिर से क्या हो गया? जीरो, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है। उसके बाद फिर से जब ये जीरो हो जाएगा कितने पे? 270 पे। 270 पे, तो 270 पे साइन 270 निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन की वैल्यू -1 हो गई, तो साइन की वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में चली गई भाई, मैक्सिमम। फिर से इसके बाद क्या हो गया? ये मैक्सिमम जब हुआ तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। इसके बाद ये भी अपने आप को रिपीट करेगा। तो करंट देखो कैसी है? करंट क्या कांस्टेंट है क्या? नहीं, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा, और एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज हो रहा। ऐसे ही करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पूरा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यही तुम्हारी थ्योरी थी एसी जनरेटर।
ठीक है? तो जब एसी जनरेटर बताऊँगा तो सिर्फ़ मैं एसी जनरेटर का तुमको डायग्राम एक बार दिखाऊँगा। थ्योरी पूरी यही थी, इसीलिए मैंने इतना अच्छा खासा समय दिया इस पे। देख लेना, ठीक है?